बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट में डील की अफवाहें चल रही हैं, शहर इक़्तिदार में बातें चल रही हैं, ख़बरें चल रही हैं। उस हवाले से बात करेंगे कि उसमें हकीकत क्या है, उनके ऐसा कौन से केसेस हैं जिनके ख़त्म होने की बात की जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उनके 24 नवंबर के 2 केसेस के हवाले से भी आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। गो के 24 नवंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, उस हवाले से बहुत ज़बरदस्त अंदाज से हमारे सीनियर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया और मैंने उनकी वीडियो भी अपने कम्युनिटी पेज पर शेयर कर दी है। आप वहाँ जाकर तफसील के साथ वो सारी चीज़ सुन सकते हैं। और साथ ही साकिब बशीर साहब ने उससे पहले अपनी वीडियो में जो स्टेनोग्राफ़र हैं मुश्ताक, उनके हवाले से भी सारी तफसील बताई है कि कैसे जो मुश्ताक है, जो स्टेनोग्राफ़र था, उसके गैर मुल्की 104 दौरे हैं आसिफ अली जरदारी के साथ या आसिफ अली जरदारी के बगैर। इस हवाले से भी उन्होंने बताया। और यहाँ पर मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा अपने यूट्यूबर दोस्तों से जो सीनियर यूट्यूबर्स हैं, जिनको बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी रिपोर्टर की वीडियो देखें, जिसको अभी ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, लेकिन वो रिपोर्टर कोर्ट्स में या ग्राउंड पर मौजूद होता है, जाकर मेहनत करता है, तो आप लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि उसकी वीडियो सुनकर उसकी इन्फॉर्मेशन पर ही अपनी वीडियो बना देते हैं और उसको क्रेडिट भी नहीं देते। ये अफसोसनाक भी है, गैर अखलाकी भी है। और मैं आपको एक बात ऑन ओथ कह देता हूँ कि मुझे अगर कोई मेरी इन्फॉर्मेशन को लेकर वीडियो कर दे तो मुझे कभी अफसोस नहीं होता। और मेरे सुनने वाले जानते हैं कि मैंने आज तक इस चीज़ का जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि मैं इसको बड़ी नहीं समझता कि मैं ये कहूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन थी और किसी ने लेकर वीडियो कर दी। मुझे कोई इस पर अफसोस नहीं है, ना ही मैंने कभी शिकवा किया, ना ही मैं कभी करूँगा। लेकिन मुझे जो नए लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जब उनकी इन्फॉर्मेशन सुन के और पूरी वीडियोस कर दी जाती हैं तो मुझे बहुत दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि एक बंदा पूरा दिन फील्ड में होता है, सीनियर भी है, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, लेकिन वो क्योंकि थंबनेल पे काम नहीं उठा रहा, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा और ओरिजिनल बात बता रहा है, फैक्ट्स के साथ बता रहा है, तो लोग नहीं देखते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फयाज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब दोनों रेगुलर वीडियोस कर रहे हैं। दोनों की वीडियोस मैं कम्युनिटी पेज पे शेयर करता रहता हूँ। मेरा तो जाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कभी कभी होता है, लेकिन इन दो को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ज़रूर सुना करें और देखा करें। और इनके चैनल्स के लिंक जो हैं वो दोबारा भी मैं अपनी कम्युनिटी पेज पर पोस्ट कर दूँगा और कोशिश करूँगा कि मुसद्दिक भाई को कहूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो इन दोनों के यूट्यूब चैनल्स के लिंक भी दे दें ताकि आप उनके यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या केस है। आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या दरख्वास्त दी, जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया, लेकिन आज वो एतराज़ दूर हो गया है और अब कोर्ट में जजेस के सामने वो केस लगाया जाएगा। वो केस ये है कि आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि उनके जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में केसेस चल रहे हैं, इनको कराची शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन इस हवाले से जो उनके लिए मुश्किलात होंगी, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब और उनके साथ बेंच में शामिल थे जस्टिस फैसल अरब साहब और जस्टिस जादुल एहसन साहब। इन 3 जजेस ने यह फैसला दिया था कि आसिफ अली जरदारी के केसेस इस्लामाबाद में चलेंगे। इसकी वजह यह थी कि उनको यही था कि जब JIT बनाई गई थी फेक अकाउंट्स केस की, तो JIT को थ्रेट्स थे, JIT को काम नहीं करने दिया जा रहा था, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा था, वहाँ पे पुलिस को जो इस फेक अकाउंट्स केस के गवाह थे उनको उनको थ्रेट करने में, उनको दबाने में, उनको खौफजदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था सिंध की सरकारी मशीनरी को। तो इसलिए साकिब निसार साहब ने कहा था कि अगर ये केसेस वहाँ पर चलेंगे तो ना गवाह गवाही दे सकेंगे, ना जो है कोई प्रॉपर वहाँ पर केसेस चल पाएंगे, तो इसलिए ये केसेस इस्लामाबाद में चलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले में लिखा हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया, तो ये भी हो सकता है कि नैब की जानिब से ये सवाल उठाया जाए कि 3 जजेस की बजाय ये 5 जजेस सुने, क्योंकि 3 जजेस तो ऑलरेडी ये फैसला दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कि ये केसेस इस्लामाबाद में चलेंगे। एक तो ये मामला है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में केस था, वो इनकी एक केस में अबूरी ज़मानत है, जो कि 1.5 साल से, साकिब बशीर साहब ने जिस तरह से बताया, 1.5 साल से ये अबूरी ज़मानत पर हैं। अब वो ज़मानत, अबूरी ज़मानत जो है उसको इन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स पे उस दरख्वास्त को कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को एडमिट कराया गया और उनको जिस ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उस हवाले से फयाज़ महमूद साहब ने जो वीडियो की तफसील से उन्होंने बताया कि सिंध में हाई प्रोफाइल शख्सियत जिसको भी करप्शन केस में तलब किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाते हैं, तो वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जाकर वो शख्सियत एडमिट हो जाती है और उसका सर्टिफिकेट अदालत में जमा करा दिया जाता है। और ये वही हॉस्पिटल है जिस तरह से फयाज़ साहब ने बताया कि जहाँ पर शहद की बोतलें वो शराब की बोतलें मुबैना तौर पर साकिब निसार साहब ने वहाँ पर से वो देखी थी और बाद में कहा गया कि वो पता नहीं शहद की बोतलें बन गई थी या किसी और चीज़ की बोतलें बन गई थी, कि शराब की बोतलें नहीं हैं जो शरील मेमन साहब के पास मौजूद थी।
तो अब ये जो बात चल रही है शहर इक़्तिदार में कि कोई डील जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी होगी ज़रदारी साहब की, एक तो हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट में डाल दी जाती है, लेकिन ये खबर ठीक है जो मोहम्मद मालिक साहब ने दी और जो काशिफ अब्बासी साहब ने दी, और जिस पे मैंने उनकी गुफ्तगू तो नहीं सुनी, ना काशिफ अब्बासी साहब की ना मोहम्मद मालिक साहब की, अलबत्ता मैंने मुगीस अली साहब जो हमारे दोस्त हैं यूट्यूबर, उनकी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया सारी सूरत हाल को। तो ये बात दुरुस्त है कि ज़रदारी साहब के हवाले से उनके करीबी ज़रा ये ज़रूर बता रहे हैं कि ज़रदारी साहब जो है वो अनवर मजीद साहब के ज़रिए पैसे देने को तैयार हो गए हैं और कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। और पहले दिन से फवाद चौधरी साहब के कई बयानात आपने सुने होंगे, इमरान खान साहब के बयानात सुने होंगे कि वो कहते हैं कि ये पैसा लूटा हुआ जो है वो वापस कर दें तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि ज़रदारी साहब अगर पैसा जो है वो इन अकाउंट्स जो इन केसेस में वापस कर देते हैं तो उनके ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब वो एतराफ़ जुर्म करेंगे, करप्शन का एतराफ़ करेंगे, तो फिर वो ताहयात नाअहल ज़रूर हो जाएंगे। वो शायद इस बात पे ज़रूर कुछ जगहों पे बारगेन करें कि किसी तरह से वो बच जाएँ, ताहयात नाअहल ना हो, लेकिन ये बहुत एक मुश्किल मामला होगा। लेकिन ये जो बात है कि किस केस में करना चाहते हैं, फेक अकाउंट्स केसेस हैं, फेक अकाउंट्स के केसेस हैं, टोटल कोई 40-42 केसेस हैं जिनमें कुछ इंक्वायरीज़ हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, कुछ रेफरेंस दायर हो चुके हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको बताता चलूँ कि मलिक रियाज साहब के दामाद जो हैं, जिसके हवाले से मैंने एक पूरी वीडियो में तफसील से बताया था कि उस दिन की हेयरिंग के हवाले से 6 केसेस में 9.5 अरब रुपए की प्ली बार्गेन कर चुके हैं। तो अगर अनवर मजीद साहब के ज़रिए ज़रदारी साहब भी पैसा वापस कर देते हैं तो ये अच्छी बात है, पैसा वो वापस करें। सारा झगड़ा ही पैसे का है ना कि आप लूटा हुआ पैसा वापस कर दें तो बात ख़त्म हो जाएगी। और बाकी जहाँ तक बात है इस्टेब्लिशमेंट या पीपल्स पार्टी की डील की, डील तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप इसको डील कहें, जब कानून में गुंजाइश मौजूद है कि आप अगर पैसे देते हैं, प्ली बार्गेन करते हैं तो आपके केसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है और ये हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब देखें बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिंध हुकूमत का जहाँ तक मामला है वहाँ पर अपोजिशन के पास इतने वोट नहीं हैं कि वहाँ पर सिंध हुकूमत को जो है वो गिराया जा सके, हटाया जा सके, इन हाउस चेंज की जा सके, ये तो नामुमकिनात में से है। दूसरा जो ऑप्शन है वो गवर्नर राज का है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में वो भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो तीसरा उसमें यही हो सकता है कि जो ज़रदारी साहब के केसेस हैं वो पैसे वापस करें और अपने केसेस ख़त्म करवाएं, और जो उनकी सिंध हुकूमत है वो डिलीवर करे। जहाँ जहाँ पे उनको वफाक की ज़रूरत है वफाक उनको सपोर्ट करे। कराची पैकेज का जिस तरह ऐलान किया, मैंने सुना इंटरव्यू असद उमर साहब का जिसमें उन्होंने बताया था कि 1100 अरब के हवाले से अब तक क्या क्या कुछ हो चुका है। बड़ी तफसील से उन्होंने बताया था कि बहुत टाइम अभी लगेगा उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल होने में, कुछ जो हैं वो मुकम्मल होने जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इस पर भी किसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो कहाँ तक पहुँचा। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि वो पैसा जो है वो वफाक ने नहीं दिया, लेकिन ज़्यादा जो सवाल करना चाहिए वो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी से करना चाहिए जो 12 साल से वहाँ पे इक़्तिदार में है और ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। चाहे वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे वहाँ पर वो कचरे का मामला हो, चाहे वहाँ पे वो जो तालीमी इदारों की बेहतरी का मामला हो, चाहे वहाँ जंगलात का मामला हो, चाहे वहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी का मामला हो, माहौलियाती आलूदगी का मामला हो, कचरा, ये सारे मामला जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत की और की डोमेन में आते हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से अदील बड़ाई साहब ने एक इंटरव्यू किया है जो कि उन्होंने फ़रोग नसीम साहब का किया है। कुछ और भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक हिस्सा उन्होंने लगा दिया, दूसरा सुबह लगाना है, तो वो बहरहाल सुन के उस पर देखेंगे कि फ़रोग नसीम साहब ने क्या कहा। बड़ाई साहब बता रहे थे कि वो कल सुबह 10 बजे जो है वो इंटरव्यू पब्लिश करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो ये बात की जा रही है ना कि पीपल्स पार्टी की कोई डील होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, असल में बात यह है कि नून लीग जो नवाज शरीफ नून लीग के साथ कर रहे हैं उससे जो नून लीग के अंदर तबाही और बर्बादी होगी उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी आसिफ अली जरदारी होंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि कादिर बलोच साहब और सनौला हज़ारी साहब की जिन पार्टी से बातचीत चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जिस पार्टी से उनके मामला तय होने के चांसेस हैं वो पीपल्स पार्टी है। तो अगर वो पीपल्स पार्टी देखें, नून लीग से जो टूटेगा वो या पीटीआई में जाएगा या पीपल्स पार्टी में जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा नून लीग की तबाही का। और जरदारी साहब बहुत खुश होंगे नवाज शरीफ जिस लाइन पर लगे हुए हैं। अगर नवाज शरीफ के ऊपर क्रॉस लग जाता है, जो कि लग चुका है इदारों की जानिब से, कि इस शख्स के लिए अब कोई रियायत नहीं है, कोई नरमी नहीं है, उसकी बेटी के लिए कोई नरमी है, जो पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़बान बोल रहे हैं, तो जितना डेंट पड़ेगा नून लीग को उसकी डायरेक्ट बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी होगी। तो अब इसमें अगर ये भी हो सकता है कि इदारे राब्तों में तो रहते हैं, ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई अगर कहता है कि राब्ते में नहीं रहते तो ये गलत बात है। तो ये ज़रूर है
कि पीपल्स पार्टी के अंदर तब्दीली भी नज़र आ रही है। बिलावल को बयान BBC वाला देख लें कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को आर्मी चीफ का नाम नहीं लेना चाहिए, DGIS का नाम नहीं लेना चाहिए, और अगर लिया है तो आप सबूत दें। और फिर उसके बाद भी आपने देखा कराची में पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को खिताब नहीं करने दिया। उसके बाद आप देखें कि कोयटा में भी वो तो फिर जो है कोयटा में भी जो है वो काफ़ी बिलावल की तब्दीली थी गुफ्तगू में। और फिर पेशावर में आप देखें कि बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान में भी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और पेशावर जलसे में भी कोई बात नहीं की। तो तब्दीली तो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में काफ़ी आ रही है और पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहती है। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के हक़ में भी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा ज़रूर होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी अब फ़ौज के हवाले से वो मौक़िफ़ नहीं रखती जो नून लीग रखती है। IG वाले मामले पे भी आप देख लें, जब रिपोर्ट आई तो उस पर पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम उसको वेलकम करते हैं, आर्मी चीफ के जो हुक्म था उसका, और नून लीग ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो बहुत आपको फ़र्क नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग में। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अगर इतना जो है वो मौजूदा हालात में नून लीग को डेंट डाल रही है और उनको और PDM को की पूरी तहरीक को नाकाम बना रही है, तो कुछ तो उनको ज़ाहिर है उसके बदले में दिया जाएगा कि उन्होंने एक ऐसी तहरीक को नाकाम बनाया है जो तहरीक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।